नमस्कार दोस्तों, द्रोण द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं आगामी दिसंबर को जो आपका सीटेट का पेपर होगा उसमें एसएसटी हिस्ट्री के क्वेश्चन किस लेवल तक पूछते हैं। आइए देखते हैं उस लेवल को। पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग तैयारी करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए में है मौलाना अबुल कलाम आजाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये यहां पे आएगा दादा भाई नौरोजी, और है महात्मा गांधी। चार ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने एक अपना विचार व्यक्त किया कि अंग्रेजी जो शिक्षा है हमें गुलाम बना दिया है। हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए वो किस भाषा में लेनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। भारत की जो शिक्षा हो वो किस भाषा में हो? मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। टैगोर ने जो शिक्षा की बात कही थी, मिश्रित शिक्षा की बात कही थी कि हिंदी भी पढ़ाया जाए और इंग्लिश भी पढ़ाया जाए। जो मिश्रित शिक्षा है उसकी वकालत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था कि नहीं, हमें उनसे भी कुछ चीजें लेनी चाहिए। मिश्रित शिक्षा की बात किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद है। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। अध्यक्षता 3 बार किया था। और यही दादा भाई नौरोजी है जो ब्रिटेन के संसद के सदस्य भी बने थे। ये दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने थे। पहले हैं जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य भी बने थे। ये पारसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शिक्षा के लिए वो किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का है कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो हम लोगों को क्या बना दिया? गुलाम बना दिया है। इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट भी देखते हैं। पहला फैक्ट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना कर दी थी। औपनिवेशिक शिक्षा ने पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ दिखाया है। अपने को सभी लोग श्रेष्ठ दिखाते हैं और भारतीय संस्कृति के गौरव को नष्ट किया है। इसकी संस्कृति को नष्ट करके ही तो अपनी संस्कृति दिखाएंगे। तो ये बात कहा। औपनिवेशिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित भारतीयों ने पश्चिम से आने वाली प्रत्येक वस्तु का स्वागत किया और ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की। जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो शिक्षण संस्थान है भारत के, उन्होंने पश्चिमी देश से आने वाली क्या किया? प्रत्येक वस्तु का स्वागत किया और ब्रिटिश शासन की क्या किया? प्रशंसा की। गांधी जी ने महसूस किया था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को उनको देश में अजनबी बना दिया है, एक अजनबी टाइप के हो गए। तो ये जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। तो इसका आएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां है, भारत में 4 पुरातत्व स्थान दिखाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण है? उत्तर से दक्षिण का मतलब यहां पे है यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। हमें उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर बताना है स्थल। तो बुर्जहोम कहां है? यह है जम्मू कश्मीर में। यह है जम्मू कश्मीर में। भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। हम्पी कहां है? कर्नाटक में।
और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पहले जम्मू कश्मीर आएगा, फिर एमपी आएगा, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु आएगा। यानी पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए। इसका ऑप्शन जो है डी बी सी ए आएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हम लोग देखते हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं। ये भारत के 4 पुरातन शहर बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुग्ली कर्नाटक में, पयमपल्ली तमिलनाडु में। ये चारों जो है स्थान है जो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते क्रम में दिखाए गए। क्वेश्चन नंबर अगला, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं लुप्तमोह तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? होता क्या था, पहले जो है जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी और क्या करती थी, मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी। उसमें चारों तरफ जो है वो कांस की चढ़ा दी जाती थी प्रतिमा। जो मोम को क्या करते थे, पिघला के निकाल लेते थे और वो प्रतिमा जो है उस पर बनी रहती थी। तो ऐसे जो है सबसे पहले उन्होंने जो कांस प्रतिमा की मूर्तियां बनाई है वो विलुप्त मोम है। कांस की प्रतिमा तो ऐसे बनाया है, लेकिन इस कांस प्रतिमा में अंदर क्या करते थे, मोम भरते थे। अब मोम भरने से क्या होता है, जब प्रतिमा ठोस हो जाती थी तो उस मोम को हटा लेते थे। तो ये बनाई जाती थी वैक्स से, मोम से बनाई जाती थी, मेल्ट मोम से बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखो, चोलकालीन मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनने वाली मोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। चोल मूर्तियां मंदिरों की दीवारों, भित्तियों, देवी देवताओं और नक्काशीदार लघु चित्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सा कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में? सुलह ए कुल एक उत्सव था जो अकबर ने चलाया था, जो अकबर के समय चले थे। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए, इसके लिए उसने क्या किया था, एक बैठक बनाया था जिसमें सुलह ए कुल की नीति सभी धर्म के लोग जुटते थे और अपने अपने वाद विवाद करते थे। यानी सभी धर्मों को समानता मानने की बात अकबर ने किया था और यह आगरा में चलाया था सुलह ए कुल की नीति। इसके विचार में जो है कह रहा है, पहला यह विचार नैतिक, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित थी, सही है। ये जो कहा था इस व्यवस्था के लिए था। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया था, यह भी सही है। शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, यह भी सही है, क्योंकि अकबर के समय यह चला था, अकबर ने इसका पालन किया, लेकिन और जो उनके शासक आए उन्होंने पालन नहीं किया। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा मतभेद आवश्यक है। जहां पे यह सुलह ए कुल मतभेद नहीं करता, बल्कि नाम ही है सुलह। सुलह माने सुलह सपाटा करना, यानी विभिन्न धर्मों के लिए सुलह करके, यानी सभी धर्म जो है मानने वाले लोग रहे। यही धर्मनिरपेक्ष पहली बार इसी अकबर के समय देखा गया था। तो इसका डी सही नहीं होगा, ए, बी और सी होगा। इसका डी सही नहीं है, यहां पर ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही है। ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखते हैं और फैक्ट देखते हैं यहां पे। सुलह एक कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता था। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। इस उत्सव के तहत निम्न विचार सत्य में आए। यह विचार नैतिक, ईमानदारी, न्याय, शक्ति और व्यवस्था पर केंद्रित थे। यह विचार इर्द गिर्द शासन दर्शन पर था। यह शासन के इस सिद्धांत पे जहांगीर और पालन नहीं किया। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या मनाया गया था, सुलह कुल। और कहाँ मनाया जाता था, आगरा में मनाया जाता था। किसके समय, अकबर के समय।
मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के बाद जब शासक जो है क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, तो जो मनसबदार थे और जागीरदार थे वो ताकतवर हो गए, उनके पास सेनाएं हो गई। तो उन्होंने क्या किया था, मनसबदारी और जागीरदारी जो जागीरदार थे वो अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र करा लिए। इसी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल का स्वतंत्र करा लिया। यह बंगाल को स्वतंत्र करा लिया। बंगाल को स्वतंत्र कराने का काम मुर्शीद कुली खां ने किया था। स्वतंत्र कराने के बाद उसने क्या किया था, पहला स्टेटमेंट है, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पूरा निर्धारण का आदेश दिया। आदेश कब देगा, जब वो राजा होगा। राजा कब होगा, जब मुगल शासक से वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो मुर्शीद कुली खां ने क्या किया था, बंगाल में एक रेवेन्यू जो है रिफॉर्म की बात कही थी। और रिफॉर्म का मतलब होता है कि अब मुगल शासक का हस्तक्षेप नहीं होगा, अब हम खुद स्वतंत्र हैं। तो ये बात तो सही है। मुर्शीद कुली खां बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे, ये भी बात सही है। ये और ये दोनों सही। इसी के कारण उन्होंने राजस्व व्यवस्था किया। अगर व्यवस्था में कोई अड़चन डालता, मुगल शासक कहता कि नहीं आप इस नहीं करा सकते क्योंकि राइट हमारा है, तो गलत होता। तो इसी मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शीद कुली खां ने किया था। इसका ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। इसके संबंध में कुछ फैक्ट भी है। मुगल नियंत्रण से अलग मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में राजस्व का बड़े पैमाने पर पूर्ण आदेश दिया। सभी जमींदारों से राजस्व की वसूली की गई। मुर्शीद कुली खां ने मुगल शासक द्वारा बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां ने हैदराबाद और अवध की तरह बंगाल को स्वतंत्र शासन के रूप में कमान संभाली। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के प्रयास से उसने सभी मुगल जागीरदारों उड़ीसा के स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगला भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये सवाल एंशियंट हिस्ट्री से है, हड़प्पा कालीन संस्कृति से है कि जब हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा मुहर बनी थी। पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी जो एक नगरी सभ्यता थी। धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता नगरी सभ्यता में परिवर्तन हो गई, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। एक वेल डिफाइंड जो है रोड थे, मकान थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, सभी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है। उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मुहर के बारे में क्या है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे, ये बात सही है, क्योंकि वो पहला जो देखेंगे स्टोन एज तो पत्थर के औजार भी बनाते थे। जब आगे चले तो हड्डियों के औजार बनाए, तो उनकी स्पीड बढ़ी। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन को लाया। इसके बाद तीर कमान लाए, भाला लाए, तलवार लाए, और आज जो है बंदूक आ गए। बंदूक के बाद रिवॉल्वर आ गए, रिवॉल्वर के अब छोटी सी चीजें आ गई। तो इस तरह समय के साथ परिवर्तन हुआ। मुहर सामान्यतः गोलाकार थे, ये गोलाकार नहीं है बल्कि कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वायर टाइप का है। जो मुहर होती थी वो इस टाइप के होते, वर्गाकार होती थी, आयताकार होती थी, लेकिन गोलाकार नहीं होती थी। तो ज्यादातर मोहले या तो स्क्वायर टाइप का मिलेगा या रेक्टेंगल टाइप का मिलेगा, गोलाकार आयते मुगल नहीं मिलते। इसमें जो है एक सिंह गैड़ा, एक सिंह गैड़े का छपा हुआ है। एक सिंह गैड़ा जो है छपा हुआ है। इससे क्या होता था, जब ये अपने सामान को निर्यात करते थे तो पैक करते थे, पैक करने के बाद उसमें सील लगाते थे। सील लगाने का मतलब यह है कि कोई बीच में उसे खोल न पाए, और ये इस तरह से क्या करते थे, सामान को स्थानांतरण करते थे, बिजनेस करते थे। तो ज्यादातर जो उनके मोहरे मिली है एक सिंह गैंडे वाले मिले हुए हैं, ठीक है। और दूसरी याद है, मुहर एक जानवर की आकृति की गढ़ी होती थी। सही बात है, गैंडा एक प्रकार का जानवर है। सबसे ज्यादा जो है गैंडा मिला था।
तो यह आपको ए और सी सही है, बी जो है क्या है, गलत है। ए और सी सही का मतलब इसमें देखेंगे, इसमें ए और सी का मतलब हो गया डी से। इसमें ए और सी सही है, डी गलत है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता यहां पे आपको देखने को मिला। इसके बाद जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर हजारों मोहरों की खोज की। इन मोहरों पर जानवरों की सुंदर आकृतियां, जैसे देखो गैंडा, ठीक है, बैल और बाघ, हाथी, जंगली बैल, ये सब बने थे। मोहरें पत्थर की बनी होती थी। मोहरों का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशिष्ट मोहर चौकोर आकार का है। चौकोर माने स्क्वायर का होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर पशुपति की मोहर है। पशुपति की मोहर सबसे प्रसिद्ध मोहर के रूप में देखी गई है। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? कह रहा है एक स्टेटमेंट बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। जो आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। पहला है आसपास के पौधे, फलों और जानवरों के समाप्त होने से सही है। हमें तो बताना है, नहीं बताना है, तो ये सही है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, सही है। पेड़ और पौधों के फल फूल अलग मौसम में होते थे, ये भी सही है। वे एक जगह तलाश करते थे जहां पे राज्य स्थापित कर सके, ये राज्य स्थापित कर नहीं सके थे, तो इसका नहीं पूछा हुआ है। नहीं का मतलब होता है गलत है, और गलत का मतलब यह है डी ऑप्शन। वो राज्य स्थापित करना नहीं चाहते, तो उनका मेन उद्देश्य राज्य स्थापित करना नहीं था। हाँ, ये है कि वो एक जगह सेटल हो गए थे। सेटल होने के बाद जो है जो जानवरों को मार कर खाते थे, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि खेती करना शुरू करा। खेती में उपज बढ़ी। और खेती कब करते थे? जब नदियों का बाढ़ आता था, और उधर नदियां जो है अपने साथ जो गाद लाती थी वो छोड़ देती थी। जब नदियां पीछे हट जाती थी तो उसमें जुताई करके, और जुताई जो किया जाता था वो लकड़ी थे, और लकड़ी के फाल बने होते थे, उससे जुताई होती थी। इस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो नदियों के किनारे धीरे धीरे उपजाना शुरू किए, और धीरे धीरे फसलों का उत्पादन हुआ। कृषि की व्यवस्था यहीं से शुरू हो गई। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे ज्यादा ये नहीं है कि वो राज्य स्थापित करना चाहते थे, ये बात गलत है। यहां पे उससे फैक्ट है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान निम्न कारणों से जाया करते थे। 1, 2, 3 कारण है, बाकी चौथा कारण उसमें नहीं है। ये 3 ऐसे कारण है ऑप्शन के, जो एक स्थान से आखेटक और संग्राहक दूसरे स्थान तक जाया करते थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखो, राजा राम मोहन राय ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अरे सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये स्वतंत्रता सेनानी है, वीर ससलिंग पतुल्लू। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र कराने के लिए, आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र कराने के लिए, आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र करने के लिए जेल में मृत्यु हो गई। इनको क्या किया गया था? 1954 ईस्वी में जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाए, जिसमें आंध्र प्रदेश को उन्होंने पहले भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग की। इन्हें जेल में डाल दिया गया। 61 दिन की जेल के बाद उन्हें जेल में मृत्यु हो गई,
और फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब इसकी जेल में मृत्यु हो ही गई है तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को क्या किया, स्वतंत्र कर दिया, एक राज्य के रूप में गठन किया। तो आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में गठन करने का यही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है पश्चिम भारत में आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर विडो रीमैरिज या जो है बाल विवाह के लिए उन्होंने अनुमति जो है जुटाई। ईश्वरचंद विद्यासागर बाल विवाह के विरोधी थे और उन्होंने इस पे कानून बनवाने का भी प्रयास किया था। तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर पूछ रहा है किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज के संस्थापक बंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकारों के विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया था। ऐसे हिंदू जो मुगल शासक में डर के मारे हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, इन्होंने वेदों का हवाला दिया और पुनः उन्हें हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। ज्योतिराव फूले गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को समर्पित किया था। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक है, समाज सुधारक है। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के समाज सुधारक है। इन्होंने क्या किया था कि ब्राह्मण विरोधी विचारधारा दिया था। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मण विरोधी विचारधारा दिया था, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा दिया था और इन्होंने SC/ST अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले दिया था और अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। तो ज्योतिराव फूले जो है मध्यम वर्ग की थी, OBC थे, फूले जाति के थे। फूले का मतलब जो फूल का काम करते हैं। ज्योतिराव फूले जो ऐसे पर्सन, ऐसे कास्ट, ऐसी जातियां जो फूल का काम करती थी, फूले कहलाती थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा ज्योतिराव फूले। तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट यह है, कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियवादिताओं से इनके प्रकाशन में आर्थिक मदद की। गलत बात है, यह गुलामगिरी में नहीं है। इनने प्रकाशन में कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। बहुत सही है। गुलामगिरी में वही लिखा हुआ है कि जब गुलामगिरी लिखा तो उसके पहले जो है अमेरिका में दास प्रथा थी। ये दास कहां से आए थे? अफ्रीका से जो है पकड़ के जो दास थे वो अमेरिका में बेच दिए जाते थे। तो अमेरिका में बेच दिए जाते थे तो ये दास जो है विभिन्न प्रकार के कामों में लगा दिए जाते थे। बागान में लगा दिए गए, ठीक है, या कोयले की खदान में लगा दिए जाएंगे, ये सबसे काम लिया जाता था। तो जो गुलाम थे उनकी स्थिति बहुत दर्दनाक थी, दयनीय स्थिति थी, बहुत दर्दनाक थी। अगर कोई मालिक जो है खरीद लिया किसी को तो घर के काम पे लगाता था, अगर काम सही ढंग से नहीं करता था तो उसकी पिटाई करता था। तो इस तरह से उनकी स्थिति बहुत जो है खराब हो गई थी। उस खराब स्थिति को देखते हुए जो है ज्योतिराव फूले ने उसी स्थिति की, उसी पीड़ा को, उसी कष्ट को गुलामगिरी में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये सही है।
बाकी ये किताब विस्तार से वर्णन किया है अश्वेतों को, गलत है। अमेरिकी अश्वेतों के नागरिकों को, अमेरिकी जो अश्वेत है उनको कहते हैं रेड इंडियन। जो अमेरिकी हैं, मूल निवासी हैं, मूल निवासी को रेड इंडिया कहते हैं। जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, उन्हें हम रेड इंडियन कहते हैं। फूले ने यह किताब तब लिखी जब वे अमेरिका के एक अकाल्पनिक भ्रमण पर गए थे। यह भी बात गलत है। इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। ज्योतिबा फूले ने यह किताब अमेरिका पर लिखा था, अमेरिका के गुलामों पर लिखा था। और गुलाम जब स्वतंत्र हो गए तो उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या लिखा था? किताब लिखा था। यहां पे ज्योतिबा फूले द्वारा अपनी किताब गुलामगिरी को अमेरिका के लोगों को समर्पित करने का मुख्य कारण अमेरिकी आंदोलन को गुलामों से मुक्त करने के लिए समर्पित है, क्योंकि उन्होंने भारत में निचली जाति, जो निचली जात थे की स्थिति और अमेरिका के अश्वेत दासों की स्थिति के बीच समानताएं पाई। ज्योतिबा गोविंदराव फूले, इनका पूरा नाम है ज्योतिबा गोविंदराव फूले, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, विचारक है, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक हैं। इन्होंने गुलामगिरी लिखा था, और गुलामगिरी जो है बुक जो लिखा है वह गुलामों पर लिखा। अगला, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसका स्टेटमेंट है कि जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने बुलंद किया था? लाला लाजपत राय। लाल, बाल और पाल, तीन आते हैं, लाल, बाल और पाल। ये है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जो पंजाब के रहने वाले थे। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज किया गया और उसी लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई। लाल के बाल जो है बाल गंगाधर तिलक है। ये बाल गंगाधर तिलक हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने केसरी नामक पत्रिका भी निकाला था, जिससे इनको जेल भी हुई थी। एक पत्रिका है इनकी केसरी, बाल गंगाधर तिलक की। ये उग्रवादी नेता हैं, गरम दल के हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, ठीक है। लाल, बाल, पाल, ये तीन नेता हैं जो, लेकिन ये स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है कि जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। एक गरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, और महाराष्ट्र में लोगों को लाठियां चलाना सिखाते थे। और यही बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाया था। महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होती थी, गणेश उत्सव मनाया था। शिवाजी का उद्गार, शिवाजी का उद्गार इनके केसरी में छपा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं पकड़कर जेल में डाल दिया। तो बाल गंगाधर तिलक इस तरह से है। लाला लाजपत राय की पहले ही मृत्यु हो जाती है। चित्तरंजन दास और नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय समाजवादी राष्ट्रीय संगठन बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गांधी जी के समय थे। यह 1929 और 30 में गांधी जी के संपर्क में आएंगे
गुजरात के जो है टैक्स आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें गांधी जी के संपर्क में आए गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाएगा। लौह पुरुष है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए 31 अक्टूबर को हर साल एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वतंत्रता जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री हैं और इसे पहले उप प्रधानमंत्री हैं, पहले गृह मंत्री हैं, भारत के पहले गृह मंत्री हैं या उप प्रधानमंत्री हैं। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो यह स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह देने वाले सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक हैं। इसके बाद यहां उनके बारे में फैक्ट देखेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। इनका निधन 1920 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 1 अप्रैल 1920 ईस्वी का हुआ, जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू होता। ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ उसी समय भारत के एक महान नेता जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई है। 1890 में कांग्रेस में गए थे। बाल गंगाधर तिलक 1856 में महाराष्ट्र में हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने मराठी और केसरी अंग्रेजी भाषा में और मराठा प्रकाशन किया था। तो इनकी पत्रिका थे केसरी और मराठा, जो मराठी भाषा में थे। बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं, बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। माने ऐसा बादशाह जो बिना ताज का है। तो काफी अच्छी समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी बाल गंगाधर तिलक की। इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जोड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया? देखिए, महिलाएं जो है आंदोलन में नहीं आती थी, घर में ही रखा जाता था। लेकिन पहली बार महिला आंदोलन जो है, सबसे पहला बार असहयोग आंदोलन जब हुआ था, असहयोग आंदोलन, सबसे पहले असहयोग आंदोलन में महिलाएं घर से बाहर आई। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में महिलाएं घर से बाहर आई, अनशन पर बैठी। सबसे पहले महिलाएं जो है घर से बाहर आई और अनशन पर बैठी। महिलाओं को घर से निकालने का काम सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था असहयोग आंदोलन के समय। इसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, नमक आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ कि गांधी जी ने गुजरात के साबरमती तट से समुद्र के तट की यात्रा किया और वहां पे 5 अप्रैल को नाफरमानी जो है नमक कानून को तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के कई राज्यों से कई जो जहां थे वहीं पे जो है आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन जल्द ही गांधी जी को क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पकड़ करके उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जो कमान संभाला था वह बदरुद्दीन तैयब जी ने संभाला था। इनके जेल जाने के बाद जो नमक आंदोलन है गुजरात में,
वो बदरुद्दीन तैयब जी ने संभाला। और इसके बाद जो है सभी जगह अंबाबाई ये गुजरात की थी, यह गुजरात के व्यापारी की लड़की थी, बिजनेसमैन व्यापारी की लड़की थी, अनुसुईया थी। ये गांधी जी की, जब गांधी जी ने मजदूर मिल के संबंध में आंदोलन छेड़ा था, तो ये जो है सबसे पहले गांधी जी के शरणों में आ गई। पंडित रमाबाई एक समाज सेविका है, समाज सेविका है पंडित रमाबाई, जिसमें उन्होंने ये दर्ज किया है कि महिलाओं को पहले पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना किया था, विधवा गृह की स्थापना किया था, विधवा गृह की स्थापना इन्होंने पुणे में किया था। ठीक है, पंडित रमाबाई ने। यहाँ लड़कियों को छापा खाने की शिक्षा दी जाती थी और यहाँ पे विधवाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। तो पंडित रमाबाई है। ताराबाई सिंधे, ये स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखे हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई सिंधे ने लिखा है। जानते हैं सिंधे कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। सरोजिनी नायडू जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, तत्कालीन जो है सरोजिनी नायडू आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने महिलाओं को जो है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू के कहने पर ही इसका ऑप्शन डी आएगा। इसी सरोजिनी नायडू के कहने पर महिलाओं को नमक आंदोलन में भाग लिया, महिलाओं को नमक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी गई। भाग लेने की अनुमति जो है इन्हीं के द्वारा हुआ, सरोजिनी नायडू के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद ये भारत के उत्तर प्रदेश के सबसे पहला महिला राज्यपाल बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल है जो उत्तर प्रदेश की बनाई गई। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो डी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है डी ऑप्शन है। सरोजिनी नायडू के कहने पर महिलाओं को क्या किया गया? इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी गई। यहाँ पे शुरुआत में महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, परंतु सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को आंदोलन में जुटाने के लिए स्वीकृति देने के लिए मनाया। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 का 40वां अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही सुमेलित नहीं है? नहीं का मतलब होता है गलत है। पहला, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, सही है। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत स्वतंत्र हुआ तत्कालीन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। और भारत के पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। इनके जाने के बाद भारत का सी राजगोपालाचारी को
वायसराय बनाया गया, वायसराय बनाया गया। सी राजगोपालाचारी को वायसराय पहला बना, तो ये भारत के पहले वायसराय है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम वायसराय है। तो ये तो सही है। सीधी दिवस ये 15 अगस्त को नहीं था बल्कि 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। सीधी कार्रवाई दिवस 1946 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? इसमें मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग कर रहे थे, राज्य की मांग कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। कि मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे जितने मुस्लिम हैं वो एक राज्य एक जगह रहे। पाकिस्तान की सीधी सीधी मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके लिए सभी मुस्लिमों ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस में क्या हुआ था? मारपीट, लड़ाई झगड़े सब शुरू हो गए, खून खराबे। सबसे ज्यादा खून खराबे जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तत्कालीन जो है भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उस समय पश्चिम बंगाल में ही स्थित थे। उन्होंने अपने आंखों देखा जो है कितनी खून की दरिया बह रही थी। तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ये गलत है। जुलाई 1946 में कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन नहीं हुआ था बल्कि मेरठ में अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन जो है मेरठ में हुआ था। यह अधिवेशन मेरठ में हुआ था, बॉम्बे में नहीं हुआ था। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अंबेडकर के पहले कानून मंत्री थे, सही है। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन जो सीटेट ने माना था, कमीशन सीबीएसई ने माना था, वो बी को माना था कि नहीं 15 अगस्त को नहीं सीधी कार्रवाई दिवस हुआ था बल्कि किस दिन हुआ था? 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका जो सीटेट माना है बी ऑप्शन माना है। इसके संबंध में कुछ फैक्ट भी है यहाँ पे। भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों के जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। इस दिवस का मुख्य कारण मुस्लिम देश की मांग बनी रही। मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले एक अलग देश दावा करना था। इस कार्रवाई दिवस की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जुलाई 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। यह भी क्वेश्चन आएगा, जेबी कृपलानी ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और जो प्रारूपी समिति गठन किया गया था, जो प्रारूपी कमेटी गठित की गई थी, प्रारूपी समिति के सदस्य भी थे ये। और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक, तो जेबी कृपलानी जो है संविधान सभा के सदस्य थे और प्रारूपी कमेटी जो गठित की गई उसके भी सदस्य थे। इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री के ढेर सारे क्वेश्चन देखा और इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।